हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, एंटी डिफेक्शन लॉ। इट इज़ अ वेरी फेमस लॉ, इसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ बीन इन डिस्कशन फॉर पास्ट मैनी ईयर्स एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूपीएससी 2019 में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और आगे भी आते ही रहेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कॉन्स्टेंटली इन न्यूज़। हर साल होता है, हर महीने ही होता है अब तो। Now, the topic is in 1985, the 10th schedule, popularly known as the Anti-Defection Law, was added to the Constitution by the 52nd Amendment Act. तो आप याद रखेंगे, Anti-Defection Law was added to the Indian Constitution by 52nd Amendment Act of 1985. Okay. The purpose of the amendment was to bring stability to government by deterring MPs and MLAs from changing their political parties on whose ticket they were elected. देखिए, इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। क्या होता था कि उस वक्त शायद हरियाणा गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था कि जितने भी इलेक्टेड आपके एमएलएस थे वो रूलिंग पार्टी में चले गए थे, कुछ ऐसा किस्सा था, ठीक है। तो फिर उस वक्त की सरकार ने ये सोचा कि इसका एक तरीका निकाला जाए और उसका तरीका निकाला गया एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। कि अगर आपने अपनी पार्टी छोड़ी, जिस पार्टी से आप इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो आप डिफेक्शन के लिए आपको डिफेक्शन लॉ आप पे लगेगा, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ आप पे लगेगा। द पेनल्टी ऑफ शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयल्टीज इज अ लॉस ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबरशिप एंड अ बार ऑफ बिकमिंग अ मिनिस्टर। देखिए, अगर आप प्रूव हो गया कि आपने डिफेक्शन करा है, ठीक है, ये आपके स्पीकर डिसाइड करते हैं, ठीक है, स्पीकर या फिर चेयरमैन, ओके। तो वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस बंदे ने डिफेक्ट करा है, डिफेक्शन करा है इसने, ठीक है। तो अगर आप प्रूव हो गया कि हाँ, इस बंदे ने ऐसा करा है, ठीक है, तो उसके क्या नतीजे होंगे? एक तो आप मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, दूसरा आपकी जो है पार्लियामेंट्री मेंबरशिप भी छिन जाएगी। व्हेन कैन अ मेंबर बी डिस्क्वालीफाइड? अभी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है? सबसे पहले, इफ़ अ मेंबर ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरली गिव अप्स द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। वो अपनी इच्छा से ही, वो इंसान जो है, सपोज करिए हम एक नाम ले लेते हैं, अरुण नाम ले लेते हैं, अरुण ने अपनी इच्छा से ही जो है मेंबरशिप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की गिव अप कर दी। सेकंड, वोट और डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेचर कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है जिस भी स्टेटमेंट पे वोट करने के लिए कहा है, जिस भी रीज़न पे वोट करने के लिए कहा है, वो या तो वो वोट नहीं कर रहा है या वो अपनी पार्टी की कंसेंट के अगेंस्ट जा रहा है। हाउएवर, लेकिन इसमें एक क्लॉज है, इसमें एक सब क्लॉज है कि इफ़ द मेंबर हैज़ टेकन प्रायर परमिशन और इज़ कंडोन्ड बाय द पार्टी within 15 days from such voting or abstention, the member shall not be disqualified। तो इस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अगर उसने प्रायर परमिशन ले रखी है तो, ठीक है। इफ़ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जॉइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, अगर कोई इंडिपेंडेंट, आपने सुना होगा सब पार्टी से नहीं लड़ते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं, अपनी एक प्रिस्क्राइब्ड आइडियोलॉजी के थ्रू जो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे बंदे ने जो इंडिपेंडेंट सीट पे इलेक्ट हुआ है, उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, ठीक है। इफ़ अ नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन्स अ पार्टी 6 months आफ्टर ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर वो होते हैं जो इलेक्शन लड़े बिना पार्लियामेंट का पार्ट बनते हैं, ठीक है, ओके। सो अगर ये लोग 6 महीने बाद, पार्लियामेंट का पार्ट बनने के 6 महीने बाद, मेंबर बनने के 6 महीने बाद कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो ये डिस्क्वालीफाई होंगे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके। नाउ, लेजिस्लेचर में चेंज देयर पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब वो एक्सेप्शंस कौन से हैं जिनके अंडर लेजिस्लेटर जो है पार्टी चेंज कर सकते हैं लेकिन उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा? सबसे पहले तो ये है, द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विद और इन टू पार्टी प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर आर इन फेवर ऑफ द मर्जर। अब सपोज करिए एक पार्टी है, ठीक है, उसके मेजॉरिटी विच इज़ 2/3, ठीक है, 2/3 मेंबर्स कह रहे हैं कि हाँ, हमें ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है या इसके साथ मर्जर करना है, तो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ऑन बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कौन होता है? आपके लोक सभा में आपके स्पीकर होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में आपके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इफ़ अ मेंबर वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और रिजॉइंस इट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस, ही वोंट बी डिस्क्वालीफाइड। अगर कोई भी इंसान, ठीक है,
कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका या स्टेट लेजिस्लेचर आपकी प्रेसिडेंट नहीं सॉरी आपकी मेंबरशिप उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है वो, तो वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता है और वो फिर उसे रिजॉइन कर लेता है बाद में अपनी प्रेसिडेंटशिप ख़त्म होने के बाद, प्रिसाइडिंगशिप ख़त्म होने के बाद, नॉट प्रेसिडेंटशिप पार्डन मी, ओके। तो जब उसकी वो प्रिसाइडिंग फेज ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो रिजॉइन कर लेता है, तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, ओके। नाउ डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। देखिए क्या है कि मोस्टली हर ही केस में आपको जुडिशियल रिव्यू तो लगता ही है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कोई भी डिसीजन दैट इज़ रिव्यूड बाय द जुडिशरी। जुडिशरी कौन हुई? हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट, ओके। नाउ ये जो स्पीकर का मैंने क्या बताया था कि ये कौन डिसाइड करता है कि हाँ इसने डिफेक्शन करा है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ने कह दिया कि हाँ इस इंसान ने डिफेक्शन करा है, ठीक है, तो फिर और किसी ने चैलेंज कर दिया वो हाई कोर्ट में, तो चैलेंजेबल है। ऐसा नहीं है हाई कोर्ट इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं कर सकती है उस चैलेंज को कि हम डिसीजन को रिव्यू ही नहीं कर सकते हैं। इट इज़ सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, ओके। The law initially stated that the decision of the presiding officer is not subject to judicial review. Initially यही माना जाता था, but this condition was struck down by the Supreme Court later, thereby allowing appeals against the presiding officer in the High Court and the Supreme Court. तो High Court में भी चैलेंज हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है ये डिसीजन। However, it held that there may not be any judicial intervention until the presiding officer gives his order. लेकिन एक कंडीशन है कि जब तक आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई भी डिसीजन पे नहीं आते हैं, ठीक है, तब तक आपके या जो जुडिशरी है वो इंटरवेंशन नहीं करेगी, वो बीच में नहीं आएगी। जुडिशियल रिव्यू तभी होगा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन आ जाएगा। So that's it for the topic. I hope you liked the video, and if you did, please like the video, like it and subscribe to my channel. Thank you so much.